हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत केन्स द्वारा क्लासिकल मत की आलोचना को समझेंगे कि किस तरह से केन्स ने क्लासिकल जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की आलोचना की, किन किन आधारों पर की। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि केन्स द्वारा क्लासिकल मत की आलोचना किस तरह से किन किन आधारों पर की। सबसे पहले, सामान्य से अधिक उत्पादन संभव है। केन्स का मानना है कि सामान्य से अधिक उत्पादन संभव है, जो कि क्लासिकल सिद्धांत में कहा गया था कि सामान्य से अधिक उत्पादन नहीं हो सकता है। जितना उत्पादन होगा वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है। और पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है उसे केन्स ने अवास्तविक कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति, ये ऐसी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती है। और सरकार के हस्तक्षेप का केन्स ने समर्थन किया, जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि सरकार का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और चौथा, केन्स ने कहा है कि मजदूरी कटौती का इसने खंडन किया, जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि मजदूरी कटौती होनी चाहिए जिससे कि और अधिक लोगों को काम मिल सकेगा, जिसको केन्स ने इसका खंडन किया कि मजदूरी कटौती का खंडन, जो कटौती है वो नहीं होना चाहिए, उसका खंडन किया। और पांचवा, केन्स ने जेबीसी के बाजार के नियम को नकारा कि किस तरह से जेबीसी का जो बाजार का नियम था कि जो उत्पादन है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है, तो ऐसा जेबीसी का नियम को केन्स ने वो नकारा है। और केन्स ने किस तरह से ये कहा है कि जिसमें अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष की उपेक्षा की गई है केन्स के द्वारा, और मजदूरी न केवल लागत का अंग है वरन वो मांग का भी स्रोत है। यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्र ने यह कहा था कि किस तरह से यहाँ पर जो मजदूरी दर है, मजदूरी दरों में कटौती करके पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजदूरी पे फोकस किया, लेकिन जो डिमांड साइड है उसको अनदेखा किया है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने। तो यहाँ पर केन्स ने कहा कि जो मांग पक्ष है, मांग पक्ष की उपेक्षा की गई क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और यहाँ पर मजदूरी न केवल लागत का अंग है, जो मजदूरी है वो लागत का भाग ही नहीं है, वो मांग का भी एक तरह से स्रोत है कि किस तरह से जो मजदूरी दर है, मजदूरी दर जिस तरह की होगी तो लोगों की वो आय होगी जिससे कि वो डिमांड करेगा। तो जो डिमांड वाली साइड है उसकी उपेक्षा की है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने। केन्स का मानना है कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन असंभव है। यहाँ पर केन्स ने कहा है कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री कह रही है कि अपने आप अर्थव्यवस्था में समायोजन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा असंभव होता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बचत और निवेश बराबर होने पर पूर्ण रोजगार का स्तर रहता है। यदि इनमें असंतुलन हो भी जाए तो ब्याज दर का जो तंत्र है उसमें वो स्वतः ही इसमें जो समानताएं हैं वो ला देगा। और केन्स क्या कहते हैं? केन्स के अनुसार बचत का स्तर ब्याज दर पर नहीं बल्कि ये आय पर निर्भर करेगा। जो केन्स ये कहते हैं कि जो बचत का स्तर है वो ब्याज दर पर निर्भर नहीं करता है, वो आय पर निर्भर करता है। आय ज्यादा होगी तो बचत ज्यादा होगी। तो इस तरह से केन्स कहते हैं। और केन्स के अनुसार समस्त मांग में कमी के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और मांग ही और जो रोजगार को निर्धारित करती है। यानी कि केन्स कहते हैं कि जो समस्त डिमांड है, समस्त डिमांड में कमी के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न होगी और मांग ही यहाँ पर रोजगार को निर्धारित करती है। अगर डिमांड, समस्त डिमांड ही नहीं होगी अर्थव्यवस्था में तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी, क्योंकि उत्पादन की जब डिमांड नहीं होगी तो उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, जिससे लोगों को काम नहीं मिलेगा, जिससे कि बेरोजगारी उत्पन्न होगी। ये क्यों कहा? क्योंकि मांग ही रोजगार को उत्पादन करता है, जिसको
हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अनदेखा किया। तो इस तरह से ये केन्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी, इन दोनों में विपरीत संबंध है। किस तरह से मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब मुद्रा मजदूरी घटाई जाती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ती है, क्योंकि मुद्रा मजदूरी घटने से कीमतों में इससे अधिक गिरावट आती है और इससे मुद्रा मूल्य बढ़ जाते हैं, जिससे कि वास्तविक मजदूरी हमारी बढ़ जाती है। ये किस तरह से? जब आपकी जो मुद्रा मजदूरी है, जो मजदूरी पहले मिलती है, अगर वो घट जाए तो इससे क्या होगा? हमारी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि जो मुद्रा मजदूरी है, मुद्रा मजदूरी घटने से कीमतों में इससे ज़्यादा गिरावट आती है, यानी कि मार्केट में जो प्राइस है वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। अब जो मजदूरी मिल रही है, उस मजदूरी से वो ज़्यादा सामान को खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा? जो हमारी मुद्रा में जो मुद्रा मजदूरी मिल रही है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब हम ज़्यादा सामान को खरीद सकेंगे, जिससे कि हमारी वास्तविक मजदूरी है, जो परचेजिंग पावर है उस मुद्रा में, वो बढ़ गई। और रोजगार बढ़ाने के लिए मुद्रा मजदूरी में कमी नहीं बल्कि समस्त मांग बढ़ानी होगी। ये कहते हैं केन्स कि अगर रोजगार को बढ़ाना है तो रोजगार को बढ़ाने के लिए हमें मुद्रा मजदूरी में कमी नहीं बल्कि हमें समस्त जो डिमांड है उसको बढ़ानी होगी। समस्त मांग को मौद्रिक और राजकोषीय नीति के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। ये कहते हैं केन्स। और इस रूप में केन्स ने इस क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की वो आलोचना की, इन आधारों पर की। क्लासिकल अर्थशास्त्री मुद्रा मजदूरी में कटौती के माध्यम से वास्तविक मजदूरी में वो कटौती करने से इसके समर्थन थे। ये किस तरह से जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है वो मुद्रा मजदूरी में कटौती के माध्यम से वो वास्तविक मजदूरी में कटौती करने के समर्थक थे। दूसरी ओर अगर केन्स की धारणा देखें तो केन्स की धारणा यह है कि समस्त मांग और रोजगार में वृद्धि के द्वारा वास्तविक मजदूरी में कटौती हो गई। यानी कि यहाँ पर क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो मुद्रा मजदूरी में कटौती के माध्यम से हम वास्तविक मजदूरी में कटौती करते हैं, इसके समर्थक थे। और जो केन्स ये कहते हैं कि समस्त मांग और रोजगार में वृद्धि के द्वारा वास्तविक मजदूरी में कटौती होगी। तो इस तरह से ये केन्स द्वारा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की इन आधारों पर आलोचना की गई। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि किस तरह से केन्स द्वारा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की किन किन आधारों पर आलोचना की, उसको समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।